हेलो एवरीवन, मैं बलदेव सिंह रंधावा। आप सभी को नव वर्ष 2022 की शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो आपका 8वां पेपर है। आज हम केवल इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, यानी इसमें कुछ ऐसी चीजें जो आपको बोर लगता है, ये जो सब्जेक्ट हम इसको कुछ इस तरह से करने की कोशिश करेंगे कि आपकी ये मनपसंद सब्जेक्ट आपका बन जाए। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स जो यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, उसके मुताबिक ये आपको क्यों पढ़ना है। यूनिवर्सिटी कहती है कि जो भी हमारा वर्तमान होता है, उसकी जो जड़ें हैं वो हमारे कहीं ना कहीं भूतकाल में होती हैं। आज हम सब जिस भी तरह के हैं, जैसी भी पोजीशन में हैं, ये इस तरह से कि हमारे बड़े या हमारे पूर्वज या हमारे माता पिता या हमारे उनके माता पिता किन परिस्थितियों में थे, किस तरह से थे, क्या वो पढ़े लिखे, वो चीजें जिस तरह से हम पर निर्भर लागू होती हैं, वैसे ही हमारा जो कानून है, हमारी जो न्याय व्यवस्था, जो वर्तमान न्याय व्यवस्था भारत की है, वो उस पर निर्भर करती है। क्योंकि भारत जो लगभग 1600 से हम अंग्रेजों के अधीन रहे या अंग्रेजों के साथ रहे। यूरोपियन लोगों का हमारे देश पर एक तरह से कब्जा रहा। शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था वो चलती रही, और उसके द्वारा आज की जो हमारी वर्तमान न्याय व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, हमारे कानून, हमारे सिविल कानून, क्रिमिनल कानून या कॉन्स्टिट्यूशनल कानून, वो सब पर उनकी एक छाप है, उनका एक प्रिंट है, उनका एक एसेंस जो हमारा है वो उसके आधार पर लागू होता है। तो इस चीज को आपको समझाने के लिए, आपको जानकार करवाने के लिए यूनिवर्सिटी ने ये टॉपिक, ये कोर्स आपके सिलेबस में जोड़ा है। मैं अपनी बात यदि करूं मेरी तरफ से, तो ये जो पेपर है ये सबसे पहला नंबर का पेपर होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही ये पेपर खत्म होता है, 1600 से शुरू होगा, 1950 में ये खत्म होता है, और उसके तुरंत बाद हमारा फर्स्ट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुरू हो जाता है। तो यदि इसको पहले पढ़ा हो और उसको बाद में, तो आपको चीजें थोड़ी और आसान लगेंगी। तो आइए फर्स्ट यूनिट देखें। फर्स्ट यूनिट में ये कहता है, इसकी हेडिंग है अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन प्रेसिडेंसी टाउन्स। तो प्रेसिडेंसी टाउन्स क्या होते हैं? प्रेसिडेंट जहां रहता है, जहां कोई अध्यक्ष होगा, कोई बड़ा होगा, किसी संस्था का हेड होगा, उसको प्रेसिडेंट कहा जाएगा। और उससे शब्द निकला है प्रेसिडेंसी टाउन्स को कहा जाता है शहर या कस्बा। तो अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रारंभिक न्याय प्रशासन प्रेसिडेंसी टाउन्स का। तो जहां बाहरी लोगों ने आकर अपने सेटलमेंट बनाए, जहां वो रहे, जहां से उन्होंने काम काज शुरू किया, उन शहरों को प्रेसिडेंसी टाउन कहा जाता है। दूसरा इसमें आप पढ़ते हैं यूरोपियन सेटलमेंट इन इंडिया। फ्रेंड्स, हम जहां रहते हैं, हमारा ये जो एरिया है, ये एक तरह का एशिया महाद्वीप पर हम रहते हैं। इसको हम एशिया महाद्वीप कहते हैं, एशिया कंटिनेंट कहते हैं। और जो दूसरा है वो है यूरोप। बाहर से आने वाले जितने भी जो थे, वो स्वाय मुगलों के, वो सारे यूरोप से आए थे, और उसको यूरोपियन कंटिनेंट कहा जाता है। इसलिए ये लिखा गया यूरोपियन सेटलमेंट इन इंडिया। तो बाहर से आने वाले कौन कौन से थे, ब्रीफ में आप उसको जान ले थोड़ा सा। हमारे देश में सबसे पहले जो आपने वास्को डिगामा पढ़ा था, वास्को डिगामा जो था वो डच, वो था पुर्तगाली, पुर्तगीज। ये यूरोप की शहर है। उसके बाद आए थे फ्रांसीसी, जो फ्रांस से आए थे, वो भी हमारे देश में रहे। और फिर आए थे डच। डच जो नीदरलैंड के रहने वाले हैं, उनको डच कहा जाता है। नीदरलैंड से आने वालों को डच कहा जाता है। एक ब्रीफ देखें, मैं आपको कोशिश करता हूं। इस सब्जेक्ट को यदि आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक इसमें डूब जाना है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप गूगल उसकी मैप और एटलस की सहायता से इसको पढ़ने की कोशिश करें। गूगल मैप और एटलस की सहायता से। ये देखिए, मैप मैंने आपके लिए सेट करने की कोशिश की है।
थोड़ा सा रुक रहा। अब ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप है। तो आप यदि बड़ा करके नक्शा देखेंगे, आपके पास एटलस होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। तो यहाँ आप देखें, ये है, ये सारा यूरोप है और हमारा इंडिया कहाँ है। जहाँ हमारा इंडिया है वो एशिया कंटिनेंट का हिस्सा है, और ये जो दूसरा है ये अफ्रीका का कंटिनेंट है। इधर अमेरिका आपको दिख रहा है। तो यहाँ ये देखें आप, ये रहा पुर्तगाल, ये रहा पुर्तगाल। वास्को द गामा यहाँ से चला था। इस तरह से वो समुद्र का चक्कर, क्योंकि वो बाई शिप आया था, तो यहाँ आने के लिए अफ्रीका महाद्वीप का, उसने अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का चक्कर लगाया। यहाँ से आते हुए वो यहाँ आया और फिर सीधा यहाँ कालीकट, जो केरला के पास पड़ता है, वहां आकर वो ठहर गया, जहां बाद में कालीकटी, और कालीकटी से वास्को डी गामा, वास्को डी गामा से बाद में बना शहर गोवा। जो गोवा हमारा स्टेट है, जो 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा, और इस तरह से गोवा को 1961 में आजाद कराया पुर्तगाली। यहाँ गोवा में भी रहे और बॉम्बे में भी रहे। बॉम्बे भी उनके कब्जे में 1668 तक उनके कब्जे में बॉम्बे भी रहा था। अब दूसरा, इसके साथ पुर्तगाल के साथ ही एक दूसरा कंट्री पड़ती है स्पेन। तो कोलंबस का आपने नाम सुना होगा। कोलंबस भी भारत आना चाहता था इससे पहले, लेकिन उसको रूट का पता नहीं था। कुछ उस वक्त परिस्थितियां ऐसी थी, उसने 2-3 जितनी भी कोशिश की, वो उन कोशिश में वो सीधा अमेरिका ही जाता रहा। 4 कोशिशों में की, लेकिन वो अमेरिका गया, कोलंबस भारत नहीं आ सका। और इसके बाद आने वाले थे, पुर्तगालियों के बाद जो आए थे वो आए थे फ्रांसीसी। तो फ्रांस जो है वो यहाँ पड़ता है, ये देखिए, और यहाँ से फ्रांसीसी आए, और फ्रांसीसी भी जो आते हुए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी आकर पुडुचेरी, जिसको पहले पांडिचेरी कहा जाता था, पांडिचेरी में उन्होंने अपनी कंपनियां या अपनी सेटलमेंट बनाई थी, तो वो यहाँ रुके। पांडिचेरी जो आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच पड़ता है, इसको भी देखते हैं आगे। और फिर तीसरे थे डच, जो नीदरलैंड से आए थे। नीदरलैंड यहाँ पड़ता है, पश्चिम और उत्तर यूरोप का हिस्सा है, यहाँ से आए थे डच। ये 1604 के लगभग आए थे और 1824-25 तक रहे थे नीदरलैंड वाले। और इन्होंने जो आकर अपनी कंपनी बनाई थी, थोड़ी बस्ती बनाई थी, ये आंध्र प्रदेश में मुसल्लीपट्टम नामक स्थान पर ये रहे थे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये लोग इस तरह से आए थे। और जो इंग्लिश लोग थे, अंग्रेज लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई, वो इंग्लैंड से। इंग्लैंड यहाँ पड़ता है। इंग्लैंड जो वास्तव में यूके है, वो 4 देशों से मिलकर बना है। 4 देश इसमें आते हैं। इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो बड़ा शहर है लंदन, और लंदन यहाँ की राजधानी है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, यानी नॉर्थन आयरलैंड जो हिस्सा, इन चारों को मिलकर बनता है यूके। इसको हम ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, या शॉर्ट में कभी इंग्लैंड कह देते हैं, वास्तव ब्रिटेन है वो यहाँ है। तो अंग्रेज लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में चली थी, उन्होंने भी इसी रूट का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पहुंचे। लेकिन वो यहाँ सीधे आए, वो गुजरात में आकर रुके। यहाँ सूरत नामक स्थान पर उन्होंने पहली बार जमीन को टच किया था। तो अब इसको थोड़ा सा और आगे चलते लेते हैं, बड़ा नक्शा देखते हुए। केवल अब हम इंडिया का हिस्सा लेते हैं। तो ये इस तरह से आप इंडिया का हिस्सा लें। तो गुजरात में आए थे, ये देखें, सूरत में आकर उन्होंने पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने यहाँ बनाई थी। और जो वास्को द गामा था वो यहाँ आया था, जो गोवा बना यहाँ, जो डच था, जो पुर्तगाली था। और जो थे फ्रांसीसी, फ्रांसीसी आए थे यहाँ पांडिचेरी। तो पांडिचेरी को अगर देखें तो इसके 4 जिले हैं, 2 ये जिले हैं और 2 जिले इसके, और आपको मैं दिखाता हूँ पांडिचेरी जो वर्तमान में कैसा है। पांडिचेरी इस तरह का है। पांडिचेरी कुल 4 जिलों का हिस्सा है। एक ये इसका पांडिचेरी नाम से ही है, पुडुचेरी है आजकल। एक जिला ये है, दूसरा इसका कराईकाल जिला है, तीसरा माहे है जो केरला में पड़ता है, क्योंकि ये समुद्र में इन्होंने चौकियां जैसा स्थिति बनाई थी, वहां केवल अपने खोले थे ऑफिस या दफ्तर या कॉलोनियां। और चौथा जिला जो इनका पांडिचेरी का है, ये यानम है, जो आजकल आंध्र प्रदेश का में पड़ता है। लेकिन चारों को मिलाकर पांडिचेरी बनती है, और ये आजकल एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी इसको कहा जाता है। और यहाँ सरकार भी है,
और मैडम किरण बेदी जो है वो यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। ये थोड़ा सा हुआ। अब हम चलते हैं यहाँ। तो अंग्रेजों ने जो पहली आए वो यहाँ आए थे गुजरात में। शॉर्ट में आप देखें सूरत में यहाँ आ गए थे वो 1600 में यहाँ पहुंचे, सूरत में रहे, सूरत में वो अपना कारोबार करते रहे और यहाँ से वो होते हुए बाद में उन्होंने 1639 ईस्वी में वो यहाँ पहुंचे थे बाया समुद्र ही वो। ये देखें चेन्नई, जिसको आजकल अब इसका नाम चेन्नई है, इसको मद्रास कहा जाता था। और 1639 में उन्होंने यहाँ पहुंचे थे। रामचंद्र नामक एक व्यक्ति से उन्होंने जगह ली थी, तब इसका नाम मद्रास पट्टनम था। क्योंकि ये जो तमिल या मलयालम भाषा में इसको इस नम नम शब्द पीछे वो ज्यादा लगाते हैं। तो मद्रास पट्टनम नामक यह स्थान पर यहाँ इनकी दूसरी जो फैक्ट्री या सेटलमेंट बनाई थी। पहली सेटलमेंट गुजरात के सूरत में थी, जिसको हमारे स्टडी में ज्यादा इसका कोर्स में दिया नहीं है, तो इसलिए मद्रास से शुरू होता है। यहाँ 1639 थी, तो 1639 में यहाँ रहे। फिर ये देखे बॉम्बे की तरफ, जब बॉम्बे इनको मिला, तो बॉम्बे जो इनको मिला था वो गोवा के ऊपर है, यहाँ है। बॉम्बे इनको मिला था 1668 में, क्योंकि उससे पहले ये पुर्तगालियों के अधीन था। तो पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी हुई थी इंग्लैंड के राजकुमार के साथ, तो दहेज में जो ये बॉम्बे वाला हिस्सा है वो इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया। लेकिन इंग्लैंड के राजकुमार ने आगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कंपनी थी, इसको उन्होंने लीज पर दे दिया कि आप लोग यहाँ पर शासन करो। तो अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के 1668 में यहाँ बॉम्बे भी कब्जे में आ गया। तो 1639 में मद्रास और 1668 में बॉम्बे। और तब तक ये लोग किनारे पर ही अपनी न्याय व्यवस्था या अपना प्रशासन, क्योंकि ये व्यापारी थे, किनारों पर रहते थे, यही इन्होंने छोटी मोटी फैक्ट्री या सेटलमेंट बनाई थी। और इसके बाद फिर ये यहाँ बिजनेस करते हुए यहाँ पूर्व की तरफ चीन की तरफ गए, म्यांमार की तरफ गए, ये मलेशिया और उस देशों की तरफ इन्होंने बिजनेस करते करते यहाँ ये कोलकाता के पास भी ये फिर पहुंच गए। तो यहाँ इनका 1696 या 1699 कहीं कहीं लिखा है, यहाँ इन्होंने अपनी बस्ती बनाई थी। और उस बस्ती में एक किला बनाया था जिसका नाम रखा गया था सेंट फोर्ट। फोर्ट मीन किला, विलियम, ये आज भी किला वहां है। तो सेंट फोर्ट विलियम जो यहाँ बनाया गया था, यहाँ भी किला बनाया था, उसको सेंट फोर्ट जॉर्ज कहा जाता है, जो मद्रास में था। कभी कभी एग्जाम सेटर जो है वो पेपर सेटर आपसे जगह की बजाय किले का नाम पूछ सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा कि सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है वो मद्रास में किला बनाया गया था और सेंट फोर्ट विलियम जो था वो कलकत्ता में बनाया गया था। तो इस तरह से ये दो चीजें अब आपने देख ली। ये सिर्फ केवल आपके ज्ञान के लिए दिखाई है कि आपको ये चीजें वर्चुअली दिखें, तो आप चीजों को महसूस करें और आप में पढ़ने की एक लगन पैदा हो। अब ब्रीफ में कुछ चीजें और देखते हैं। तो सेटलमेंट किसको कहा जाता है? जब कोई चीज कहीं सेट शब्द से सेटलमेंट बना है। सेट मीन कहीं रुकना, सेट रुकना, सेट से सेटल और सेटलमेंट यानी एक तरह की बस्ती। जब बहुत लोग वहां रुक गए तो उसको बस्ती कहा गया, तो यही सेटलमेंट का नाम है। फिर एक शब्द आता है फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्री शब्द निकला है फैक्टर से। असल में एजेंटों अंग्रेजों के जो जब वो व्यापार करने आए थे तो कुछ लोगों को फैक्टर के तौर पे काम करते। फैक्टर एक उस वक्त ऐसा शब्द होता था जो व्यक्ति उनके साथ काम भी करता था और उसको कमीशन मिलता था, वो माल की संभाल भी करता था और कमीशन भी पाता था, तो उस व्यक्ति को कहा जाता था फैक्टर। और फैक्टर से बना उनके रहने के स्थान से फैक्ट्री, और उनका गोदाम भी जहाँ सामान रखा जाता था, छोटा मोटा निर्माण होता था। तो फैक्टर से फैक्ट्रीज बना, सेटल से सेट से सेटलमेंट बना। और जहाँ ये लोग फिर रहते थे, क्योंकि पहले 2 थे, 4 थे, सैकड़ों हजारों होते गए, रहने के लिए जगह चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो इस तरह से इन्होंने सेटलमेंट बनाई जो वहां के लोकल लोगों से सहमति के द्वारा बनाई। तो इस तरह से ये आप पढ़ते हैं। मद्रास सेटलमेंट हमने देख लिया। मद्रास में सेटलमेंट जो पहला किया था 1639 में वहां हो गया। गुजरात वाला यहाँ इन्होंने कहा नहीं हमको ज्यादा पढ़ने के लिए, हम इसलिए उसको
ब्रीफ ने आपने जान लिया कि अंग्रेज वहां आए थे, दूसरे वहां ज्यादा उन्होंने दखलंदाजी नहीं की थी। तो ब्रीफ में देखें कि मद्रास में जो की थी वो 1639 में की थी। जब बस्ती बनाई तो सेटलमेंट बना, उसको दुश्मनों से, दूसरे लोगों से बचाने के लिए उसके बाहर किला बनाते थे तो उसको किला कहते थे। किले के बाद जब दीवारें बनती थी तो उसको फोर्टिफिकेशन कहा जाता है, किले बंदी। तो इस तरह से अपनी बस्ती होती, लोग होते, फिर उनके लिए अब इतने लोग हैं तो उनके लिए साज संभाल, न्याय प्रशासन, मकान, बिजली सब कुछ चाहिए होता है। तो उसी चीज को एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, प्रशासन। तो बॉम्बे वाला जो था वो 1668 में हुआ। आपको बता दिया कि ये दहेज में मिली हुई जगह थी जो इनके हाथ से इससे आई। और कलकत्ता में जो बना था वो 1699 में वहां बना था, सेंट फोर्ट विलियम। इस तरह से फिर आती है मेयर्स कोर्ट। ये शब्द एक आप जाने कि आज भी हमारे देश में मेयर काम करते हैं। जैसे हमारे गांवों में पंचायत है और शहरों में नगर पालिका जिसको म्यूनिसिपल कमेटी कहते हैं, उससे बड़ी नगर परिषद जिसको म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं, और उससे भी बड़ी जो बड़े शहरों में होती है उसको कारपोरेशन कहा जाता है। निगम या निगम, नगर निगम। और नगर निगम का जो चेयरमैन है उसको मेयर कहा जाता है। ये शब्द आज भी आप इस्तेमाल सुनते हैं कि मेयर। जयपुर में जैसे इस वक्त 2 मेयर बन गए हैं, बीकानेर में मेयर है, छोटे शहरों में ये नहीं है। तो ये जो लोग थे हैं, ये इनका काम है वहाँ लोकल लोगों को सहायता देना, बिजली, पानी, बिजली तो नहीं आजकल, पानी की, सफाई की, सड़कों की, नालियों की व्यवस्था करते हैं। और ये उस वक्त ये हॉस्पिटल भी चलाते थे, ये स्कूल भी चलाते थे। और बॉम्बे का जो है जिसको बेस्ट कहा जाता है, BEST, इसका नाम है बृहनगर, बड़ा नगर, बृहनगर इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। ये बसें भी चलाता है बॉम्बे में और बिजली भी चलता है। इसका नाम है BMC, बृहनगर म्यूनिसिपल कारपोरेशन। इसी तरह से दिल्ली का है DMC, MCD, म्यूनिसिपल कारपोरेशन ऑफ दिल्ली। ये हॉस्पिटल भी चलाता है वहाँ दिल्ली में और स्कूल भी चलाता है। और जो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है वो वहाँ की लोकल बसें भी म्यूनिसिपैलिटी चलाती है। तो इस तरह से ये काम था। लेकिन तब इस मेयर जो था उसको ये कहा गया कि आप दरबार लगाओ, यानी कोर्ट बनाओ। कोर्ट का मतलब दरबार, कोर्ट लगाओ और लोगों को न्याय व्यवस्था भी दो। तो इसलिए शब्द बना था मेयर कोर्ट, यानी मेयर का दरबार और मेयर की कोर्ट। कोर्ट से शब्द आप कैसे निकालते हैं? देखिए, कोर्ट कहते हैं अदालत को या दरबार को। कोर्ट, कोर्ट से बना कोर्टियर, दरबारी, और कोर्ट, कोर्टियस, दरबार से संबंधित, और कर्टसी, इस तरह से शब्द है। आपकी शालीन भाषा जो है उसको कर्टसी कहा जाता है। तो कोर्ट, कोर्टियर, कोर्टियर, कर्टसी। और यहीं से शब्द था मेयर की कोर्ट, मेयर की अदालत। जो मेयर अदालत लगाता था, लोगों को न्याय व्यवस्था देता था। इसके साथ होते थे एल्डरमैन। जैसे आज हमारे शहरों में आप इनको चुनने के लिए जो पार्षद बनाए जाते हैं उनको पार्षद कहते हैं हम हिंदी वाले। और पंजाब में उनको सीधा ही MC कह देते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिलर की बजाय उनको MC बोल देते हैं। पंजाब और हरियाणा में नगर परिषद को आज भी लिखा रहेगा नगर काउंसिल। तो वो काउंसिल का मतलब परिषद ही है। जो राजस्थान में इसको नगर परिषद कह दिया जाता है। बहुत छोटी जगह पे उसको नगर पालिका भी कहा जाता है। जैसे लालगढ़ कस्बे में अभी नगर पालिका बनाई गई है। जयसिंहपुर है, छोटे केसरी सिंहपुर है, कर्णपुर है, पदमपुर है, यहाँ नगर पालिका है। गंगानगर में नगर परिषद है, बड़े शहरों में नगर परिषद है। अबोर में नगर काउंसिल को ही नगर परिषद, क्योंकि हिंदी इंग्लिश वाले शब्दों को वो मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा ये है। और फिर ये एक छोटा जब ये करते थे तो उसको कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट होता है। बहुत छोटे मामलों के लिए 1-2 आदमी बैठ जाते और वो करते। और तब वहां के पार्षद या उसको कहा जाता था एल्डरमैन, यानी मुखिया। तब उनका ज्यादा मान सम्मान होता था। आज भी राजनीति के चक्कर में बहुत है एल्डरमैन। और दूसरा होता था बरगीज। बरगीज वहां के लोकल लोग थे, बरगीज चुनते थे एल्डरमैन को, और एल्डरमैन फिर चुनते थे मेयर को। किस तरह से वहां ये व्यवस्था थी वो लगभग चलती रही। तो ये आप चीज को समझने से, अगर ये मेयर वाला आप पकड़ लेंगे तो फिर आपको इजी रहेगा चीजों को समझना। इसीलिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये बिल्कुल चीजें आपके आसपास की हैं, केवल कि हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते।
ज्यादा दिमाग लगाते हैं और हमें चीजें वो थोड़ी भारी सी लगती हैं। आप इनको गूगल पे सर्च करें, ये सारी चीजें आज भी बिल्डिंग, आज भी चीजें वहां मौजूद हैं। आप 3D में देखें, मैप देखें, एटलस देखें और ग्लोब देखें तो आपको ये चीजें बहुत ही इजी सी लगने लगेंगी। फिर आता है मुफस्सिल एरिया, अदालत सिस्टम इन मुफस्सिल एरिया। तो अदालत उसी को कहा जाएगा जिसको हम दरबार या कोर्ट कहते हैं। और मुफस्सिल पहला था प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी जो पढ़ा आपने वो था टाउनशिप एरिया, जो बिल्कुल उसमें आबादी एरिया, जो बिल्कुल कॉलोनियां बनी थी, जो जहां वो रहते थे, उसको प्रेसिडेंसी कहा गया। और प्रेसिडेंसी के जो बाहर का एरिया था उसको मुफस्सिल कहा जाता है, अरबी जुबान, क्योंकि तब अरबी भाषा थी हमारे मुगलों के आने से पहले, मुगलों के द्वारा अंग्रेजों के। तो मुफस्सिल को कहते हैं बाहरी एरिया। बाहरी को प्रोविंस भी कहा जाता है, प्रांतीय, प्रोविंस, या इसको रूरल कहा जाता है, या बाहरी एरिया, जो ग्रामीण एरिया, उसको प्रोविंस। तो बाहरी एरिया के लिए जो अदालत सिस्टम बनाया गया उसको मुफस्सिल एरिया, अदालत सिस्टम इन मुफस्सिल एरिया। और ये जो शुरू हुआ यहाँ बॉम्बे और मद्रास में, तो क्योंकि इनकी ज्यादा प्रेसिडेंसी के बाहर इनका रोल नहीं था, क्योंकि तब तक यहाँ दूसरे लोग थे, मराठा थे, मुगल थे और थे। लेकिन बंगाल में जाकर जब अंग्रेज पहुंचे तो वहां इन्होंने बहुत सारे एरिया पर कब्जा कर लिया था। तो वहां इन्होंने ये फिर मुफस्सिल एरिया में अदालतें खोली। उससे पहले वहां आपको मुगल शासन ही मिलता था। तो मुगलों की आपको ये थोड़ा देना है और उसके बाद अंग्रेजों का है। तो यहाँ एक डुअल सिस्टम है। जब अंग्रेजों ने बंगाल में 1764 की लड़ाई इन्होंने जीती, इसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जीतने के बाद ये पूरा बंगाल अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो वहां के मुगल को संधि करनी पड़ी। संधि में उसने ये कहा कि ठीक है, मैं आपको ये सारे कस्बे देता हूँ, नाम का बादशाह मैं बना रहूंगा और आप इन सारी चीजों पे वसूली भी कीजिए लोगों से टैक्स की, और यहाँ न्याय व्यवस्था भी, प्रशासन भी दीजिए। लेकिन अंग्रेज चालाक थे, उन्होंने क्या किया कि जो माल गुजारी जिसको कहा जाता है, टैक्स वसूली, वो तो खुद वसूलने लग गई। लेकिन न्याय प्रशासन या प्रशासन देने के लिए आपको कहा कि आप अपने नाम से ही न्याय प्रशासन देते रहो, लेकिन उसके अधिकार कम कर दिए। उसको पैसा वो ले नहीं पाता था, सेना रख नहीं पाता था, पुलिस तब थी नहीं। तो ये समस्या आई कि उस प्रशासन को माल एक खींचता था और न्याय प्रशासन का काम दूसरे का था। उसको कहा गया डुअल गवर्नमेंट, यानी दोहरी न्याय प्रशासन व्यवस्था ये बंगाल में लागू हुई। तो कंपनी एज दीवान, दीवान का मतलब जो माल वसूली करता है उसको तब दीवान कहा जाता था। जो सिविल, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था उसको दीवान कहा जाता था। तो ये व्यवस्था वहां बहुत परेशान करने लगी। पूरा इलाका अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन लोग वहां बड़े परेशान थे। तो फिर जो अंग्रेज सरकार थी, राजा के कहने पर, ब्रिटिश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड थे, तो उन्होंने वार्न हेस्टिंग जो गवर्नर था मद्रास का, उसको गवर्नर बनाकर भेजा बंगाल का। तो वो 1772 ईस्वी में मद्रास से होकर, फिर मद्रास से चलकर उसको वहां का गवर्नर बना दिया, और वो पहुंचा बंगाल में, या कलकत्ता पहुंचा। ये देखें वार्न हेस्टिंग प्लान ऑफ। तो यहाँ आकर उसने दो तरह के प्लान बनाए। पहले प्लान में उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये पूरी स्टेट थी 3, और ये उस वक्त इस एरिया में पड़ती थी। वहां पे उसने 36 जो थे जिले बनाकर वहां कलेक्टर लगा दिए। तो कलेक्टर शब्द का इस्तेमाल पहली बार तब भारत में हुआ। कलेक्टर बना दिए जो न्याय प्रशासन भी चलाते थे और रेवेन्यू भी इकट्ठा करते थे। तो इस तरह से इसमें भी फिर कमी आई। तो फिर उसने 1774 में एक दूसरी स्कीम बनाई। अब उसने क्या किया, ये जो कलेक्टर थे, अंग्रेजी कलेक्टर बनाए थे, अंग्रेजी कलेक्टरों को बदल के अब वहां देसी जो थे, वहां के लोकल लोग जो थे, उनको कलेक्टर बनाया, या उनको दीवान कहा गया, उनको दीवान कहा गया। और इन कलेक्टरों की अपीलें सुनने के लिए वहां उसने कलकत्ता में सदर अदालत बनाई। 2 अदालतें बनाई थी, एक सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत। सदर दीवानी जो थी वो सिविल के मामलों की अपीलें सुनती थी, और जो दूसरी थी वो सदर निजामत थी, वो क्रिमिनल मामलों की अपीलें सुनने के लिए बनाई। तो ये इसके 2 प्लान थे वार्न हेस्टिंग के, 1772 का और 1774 का। लेकिन ये प्लान भी इसके
कामयाब नहीं हुए तो 1780 तक फिर इसने तीसरा प्लान देने की कोशिश की, ये भी चालू नहीं हुए तो 1781 में फिर सेटलमेंट एक्ट आया। लेकिन इसी से पहले यहाँ कुछ और भी हुआ कलकत्ता में अंग्रेज गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही, जब ये 72-74 की कार्रवाई वार्न हेस्टिंग कर रहा था, इसी के मध्य ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल जो गवर्नर था वार्न हेस्टिंग, इसकी जो पोस्ट को बढ़ाकर गवर्नर जनरल की कर दिया गया और ये पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। इसके साथ वहां कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट खोल दिया गया इसी एक्ट के द्वारा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता कहा जाता है 1774 ईस्वी में। तो वहां लॉर्ड इम्पे जो था उसका जज बनाया गया और ये गवर्नर जनरल बनाया गया। अब ये दोनों मिलकर वहां काम करने लगे। तो इस दौरान अच्छे काम भी हुए और बुरे काम भी हुए। अच्छा काम जो दोनों ने मिलकर घपला किया था वो था राजा नंद कुमार का मामला। तो राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या नाम से केस आता है, ये आपको जानना चाहिए। न्यायिक हत्या ये एक फेमस केस था 1775 का, दोनों ने मिलकर उसको न्यायिक फांसी दे दी थी। तो तब तक ये दोनों आपस में मित्र भी थे और दोनों की आपस में अच्छी पट रही थी। लेकिन जो 1776 में एक केस आया, यहाँ दोनों की फेलियर हुई। तो यहाँ उन्होंने एक मुस्लिम विधि का अभिस्वीकृति से संबंधित मामला आप पढ़ेंगे, पटना केस, उसके द्वारा काफी इनकी बदनामी हुई। फिर दूसरे दो केस हुए थे, कोसी जुरा और कमालुद्दीन वाला। कमालुद्दीन का नमक का मामला कहते हैं और कोसी जुरा एक वहां के एक और थे, वहां के पैसे वाले मशहूर सेठ, उनको जेल में पकड़ा। तब ये दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ हुए थे, गवर्नर जनरल और वहां का सुप्रीम कोर्ट। वहां के सुप्रीम कोर्ट के साथ सरकारी वकील को भी सुप्रीम कोर्ट ने जेल में डाला, वो बेचारा भी वहां जेल के अंदर ही मारा गया। तो यहाँ इन चारों केसेज आपको जानने, पहले ये लीडिंग केसेस का हिस्सा थे, लेकिन अब इन्होंने इसको इसी के नई यूनिवर्सिटी ने इसी के अंदर जोड़ दिया है। तो ये चारों आपको जानिए, चारों केसेस से वहां बहुत कंपनी की बदनामी हुई, बहुत कुछ हुआ। तो फिर इसको करने के लिए एक नया एक्ट इंग्लिश गवर्नमेंट ने भेजा कंपनी के द्वारा, जिसको सेटलमेंट एक्ट कहते हैं। बंदोबस्त अधिकारी, ये सारी चीजों को सेट करने के लिए, तो 1781 का जो चार्टर था या एक्ट था, इसके द्वारा सेट करने की कोशिश की। लॉर्ड इम्पे को भी वापस बुला लिया गया और वारन हेस्टिंग को इंग्लैंड में बुला लिया गया। तो इसमें भी कमियां आई 1781 वाले में। तो 1781 वाले की जो कमियां थी, फिर उनको दोबारा 1784 वाले मामले में दोबारा उनको पिट्स इंडिया एक्ट जो एक दिया गया, उसके द्वारा फिर इसको हल करने की कोशिश की गई। तो इस तरह से वहां चीजें चलती रही, बहुत कुछ होता रहा। तो ये चीजें आपको ब्रीफ में मैंने बताने की कोशिश की है। मोटी मोटी चीजें यदि आप ये जानेंगे कुछ शब्द, तो फिर आप अपने आप जब पढ़ेंगे तो बाकी चीजें भी हम बाद में करते रहेंगे। तो थर्ड यूनिट में जो किया गया वो था जुडिशियल मेयर्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। जब ये वहां का जो लॉर्ड वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था वहां से चला गया, तो उसके बाद इसको बनाया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वहां बहुत सारे बंगाल में सुधार करने की कोशिश की। इसी दौरान जो पिट्स एक्ट आया था, पिट जो महोदय थे ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, पिट, मिस्टर पिट। तो इनके नाम से जो कानून बनाया गया इसको पिट्स कहा गया, ये पिट्स एक्ट कहा गया। तो इसलिए इसको 1784 में आया। तो इसके द्वारा कुछ कोरने की सुधारने की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2-3 किस्तों में सुधार करने की कोशिश की। पहले उसने 1787 वाले जुडिशियल प्लान में सुधारने की, फिर उसने फौजदारी कानूनों को बदला, तो 1790 में भी उसने दिया, फिर 93 में भी दिया, और तब तक वो 6-7 साल तक वहां काम करता रहा और वहां काफी कुछ उसने कोशिश करने की, सुधार करने की कोशिश की। इसी दौरान चीजें बहुत सारी बदली। तो यहाँ इन्होंने इसको दे दिया है पहले यूनिट 4 में आपका इंडियन हाई कोर्ट। हालांकि इससे पहले बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन अब इसको हम यहाँ देखते हैं। तो 1861 के द्वारा क्या किया कि जो सुप्रीम कोर्ट बनाए गए थे 3 जगहों पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पहले कोलकाता बनाया था, फिर मद्रास बनाया था और फिर बॉम्बे बनाया था, और साथ में बनाई थी सदर अदालतें।
सदर अदालत, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी अपीली अदालतें होती थी मुफस्सिल एरिया से, यानी ग्रामीण एरिया से, उन सब को भंग करके, उन सब को खत्म करके हाई कोर्ट्स बना दिए गए थे, क्योंकि हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 आया। असल में ये जो प्रोसेस हुई है ये 1857 की क्रांति के बाद हुई है, और तब तक सारा जो प्रिंसली स्टेट्स को छोड़कर सारा जो एरिया है वो अंग्रेजों के अधीन आ चुका है। तो इसलिए 1861 में उनको एक छत्र राज करना इजी रहा, तो उन्होंने हाई कोर्ट्स खोल दिए। तो पहला हाई कोर्ट जो खुला था वो खुला था मद्रास में, फिर खुला था कलकत्ता में, और फिर खुला था बॉम्बे में। तो ये इन्होंने इस तरह दिए। उसके बाद 1911 में आया, 1915 में लाहौर में खुला था। तो उसके बाद देश फिर आज़ाद हुआ, तो फिर पंजाब हरियाणा में बना और भी जगह बने। और इसके बाद कुछ दूसरे एक्ट जो आए थे, 1911 में आया इंडियन हाई कोर्ट एक्ट बाद, और 1911 में भी हाई कोर्ट एक्ट ही है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1915 में, 1935 में, और ये अलग अलग तरह के एक्ट हैं। 1935 वाला जो एक्ट है ये बहुत बड़ा एक्ट था, और इसका जो ज्यादातर हिस्सा है हमारे संविधान में आज भी इसको शामिल कर लिया गया है। इसी के द्वारा हमारे देश में 1937 में फेडरल कोर्ट भी बना दिया गया था, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी इसी के द्वारा की थी। 1947 से 1950 के बीच देश में 3 हाई कोर्ट्स खुले थे। पहला खुला था पंजाब हरियाणा का, क्योंकि पहले जो पंजाब वाला था वो लाहौर में चला गया, फिर पंजाब हरियाणा खुला। फिर उड़ीसा का हाई कोर्ट खोला गया, वो पहले कलकत्ता के अंडर या उधर आता था, और उसके बाद फिर खोला गया राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट जो था 1949 में खोला गया था। तो इस तरह से 47 और 50 के बीच 3 हाई कोर्ट्स हमारे देश में बने थे। अब आते हैं यूनिट चौथी की तरफ। यहाँ है प्रीवी काउंसिल। प्रीवी का मतलब होता है निजी यानी प्राइवेट। ये शब्द आता है रोम से। रोम के राजा जो होते थे वहां उनकी परिषद होती थी, उसको कहा जाता था क्यूरिया, क्यूरिया रेजिस। क्यूरिया रेजिस से ये बनी थी किंग एंड काउंसिल, या इसको प्रीवी काउंसिल भी कहा गया। और इसके बाद बनी थी जुडिशियल कमेटी। जुडिशियल कमेटी बनी थी 1830 में, क्योंकि पहले जो प्रीवी काउंसिल मामले सुनती थी, प्रीवी काउंसिल असल में क्या था कि जो थोड़ी सी चीज और जाने कि जो अंग्रेज, जिनको हम अंग्रेज समझते, हम पर आकर वो राज किया, असल में उन पर राज करने वाले और थे। सन 1066 में रोम और फ्रांस के एरिया के लोगों ने, जिनको नॉर्मन्स कहा जाता था, उन लोगों ने इंग्लैंड पर हमला करके वहां राज अपना स्थापित कर लिया, जिनको नॉर्मन लोग कहा जाता। तो 1066 से नॉर्मन लोग ही इंग्लैंड पर राज कर रहे थे, तो वही लोग आए हमारे यहाँ। अब यहाँ की बोली, यहाँ की सभ्यता, इस एरिया की भाषा को लेटिन भाषा कहा जाता है। यूरोप की इस एरिया की भाषा को लेटिन, और यही भाषा इंग्लैंड गई, यूके गई, और यूके से वो फिर इंडिया और दूसरी जगह पे आई थी। इसलिए हमें जो मिलती है भाषा, वहाँ का नए प्रशासन, दूसरी चीजें, वो सारी वहां से एक जगह से दूसरी जाती हुई आई हैं। तो प्रीवी काउंसिल विशेष लोगों की एक परिषद होती, जो हाई पावर की होती, जो राजा को सलाह देती थी। तो क्यूरिया रेजिस से वो बनी थी। पहले क्यूरिया, CURIA, क्यूरिया रेजिस, क्यूरिया रेजिस से किंग एंड काउंसिल, फिर प्रीवियस, और फिर इस पे बन गई थी जुडिशियल कमेटी। तो जुडिशियल कमेटी जो थी बाद में प्रीवी काउंसिल में, असल में हम जो कहते हैं कि प्रीवी काउंसिल फैसले देती थी, तो पहले उसमें किंग एंड काउंसिल देती थी, और बाद में उसमें जुडिशियल कमेटी देने लगी, क्योंकि 1827 में एक लॉर्ड हुए। इंग्लैंड की जो संसद है उसके 2 सदन है। जो ऊपर वाला सदन है, बड़ा सदन है, जो हमारे जहाँ जिसको राज्यसभा कहते हैं, उसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी बड़े लोग, ये अमीर लोग ही असल में वहां बैठ जाते हैं। और दूसरे जो सामान्य चुनाव से आते हैं उनको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी सामान्य लोग, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में से कुछ लोगों को राजा या रानी कहते कि आप लोग अपीलें सुनो, न्याय करो, तो उनको लॉर्ड्स
काउंसिल कह देते थे या लॉर्ड्स कोर्ट कह देते थे, ये लोग न्याय करते थे। लेकिन ये सारे पढ़े लिखे हों ये जरूरी नहीं। तो एक लॉर्ड हुए थे, वो पढ़े लिखे थे 1827 में, लॉर्ड ब्राहम। उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि आप किसी को भी उठाकर न्याय करने लगा दे, तो ये गलत है। केवल अच्छे और पढ़े लिखे कानून के जानकार लोगों को ये काम करना चाहिए। तो फिर उसके बाद एक कमेटी बनाएगी, प्रीवी काउंसिल के अंदर एक जुडिशियल कमेटी बनाएगी जो कि न्याय व्यवस्था को देखती थी, अपीलें भी सुनती थी और न्याय भी करती थी। इसलिए आपको ये जो अपील लिखा है, अपील टू प्रीवी काउंसिल, इसको दो हिस्सों में आपको पढ़ना है। जो पहली थी 1726 से 1860। तो यहाँ भी दो चीजें हैं कि तब तक वहां भी व्यवस्था नहीं थी, भारत में मेयर कोर्ट से भी अपीलें होती थी, मेयर्स कोर्ट से, और गवर्नर काउंसिल से भी अपीलें होती थी। लेकिन बाद में जब 1861 में भारत में सब कुछ बंद करके बना दिया थे हाई कोर्ट, तो फिर हाई कोर्ट से अपीलें होने लगी थी। तो इसलिए इसको दो चरणों में आपको, दो स्टेप्स में डिफर करके आपको ये समझना है। फिर आ जाता है प्रेसिडेंशियल वैल्यू। प्रेसिडेंशियल होता है पूर्व निर्णय। तो पूर्व निर्णय के आधार पर प्रीसी काउंसिल को कितना मान सम्मान मिलता है, इसके फैसलों को आज भी हमारी अदालतें पूरे आदर मान और इज्जत मान के साथ सम्मान देती हैं। हाई कोर्ट में यदि या आप ये किसी की साइटेशन पेश करें तो वो पूरा सम्मान मिलता है, और सुप्रीम कोर्ट भी इनसे गाइडेंस लेती है। ये नहीं कि इनको पूरी तरह से खारिज किया जाता है। तो पूरी तरह से प्रेसिडेंशियल वैल्यू इसकी आज भी हमारे देश में मिलती है। फिर आता है फाउंडेशन ऑफ फेडरल कोर्ट। तो फेडरल कहते हैं संघीय अदालत, जो सबके लिए समान काम करे, उसको संघीय कहा जाता है। जैसे आज हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो संघीय अदालत की तरह काम करता है, वो राज्यों की भी सुनता है और सेंटर की भी सुनता है, वो सिर्फ संविधान की सुनता है, इसलिए उसको संघीय कहा जाता है। तो ये संघीय अदालत जो हमारे जहाँ फेडरल कोर्ट बनी थी वो 1935 अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी, पुरानी मांग के आधार पर। 1937 में इसने काम करना शुरू किया। तो देश के जितने भी हाई कोर्ट्स थे, हाई कोर्ट्स की जो सारी अपीलें थी वो फेडरल कोर्ट में होती थी, और फेडरल कोर्ट से फिर अपीलें प्रीवी काउंसिल में होती थी। तो ये जो फेडरल कोर्ट है ये 25 जनवरी 1950 तक काम करता रहा, और उसके अगले दिन फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में बदल दिया गया था। तो यही जज जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और फेडरल कोर्ट को खत्म कर दिया गया, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट बन गया था और प्रीवी काउंसिल को जाने वाली अपीलें भी खत्म कर दी गई। ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश का सुप्रीम है, अब वो किसी की नहीं मानेगा, सबसे ऊपर है। तो जूरिस्डिक्शन ऑफ फेडरल कोर्ट की जूरिस्डिक्शन क्या है? जूरिस्डिक्शन को हिंदी में कहते हैं क्षेत्राधिकार, यानी उसका अधिकार क्या है, वो क्या क्या बातें कर सकता है, किन किन मामलों पर अपने फैसला दे सकता है। तो एक होता है ओरिजिनल जूरिस्डिक्शन, जहां कुछ मामलों में सीधे ही आप वहां जा सकते हैं। जैसे आज हम रिट्स को लेकर जाते हैं, रिट्स लगानी है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाते हैं, उसको ओरिजिनल जूरिस्डिक्शन कहते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देनी है तो ओरिजिनल जूरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। केंद्र राज्य संबंधों पर कोई बात है तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जूरिस्डिक्शन है। फिर आता है हाई कोर्ट से द्वारा अपीलें। तो जैसे अब हाई कोर्ट से अपीलें सुप्रीम कोर्ट को होती हैं, इसको अपीलेट जूरिस्डिक्शन कहा जाता है। तो यही चीज का अधिकार पहले फेडरल कोर्ट को भी 1937 से 1950 तक लगभग मिलता रहा, तो अपील भी करता था। और फिर एडवाइजरी यानी सलाहकार भी वो राष्ट्रपति, अब हमारे देश में राष्ट्रपति हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को सलाह दे सकता है यदि वो मांगे। तब जो फेडरल कोर्ट था वो राष्ट्रपति, तब राष्ट्रपति नहीं थे, तब हमारे यहाँ थे वाइस राय। तो वाइस राय को वो सलाह देता था। इस तरह से इसकी तीन तरह की इसकी क्षेत्राधिकार था। तो फिर उसको एबोलिश कर दिया गया। एबोलिश करना यानी एक कानून बनाया गया, एबोलिशन ऑफ फेडरल कोर्ट, और उसको 25 जनवरी 1950 से इसको खत्म कर दिया गया, एबोलिशन कर दिया गया। तो इस तरह से आप ये चीज समझ सकते हैं। फिर आता है पांचवी यूनिट। पांचवी यूनिट में है कि एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। विकास कैसे हुआ?
कानून का विकास कैसे हुआ? थ्रू लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन होता है कानून निर्माण प्रक्रिया। कानून निर्माण प्रक्रिया को कहा जाता है लेजिस्लेशन। और लेजिस्लेशन जो है लेजिस्लेचर करती है, जब विधायिका करती है, जो पार्लियामेंट की असेंबली है, जब वो करेगी तो उसको लेजिस्लेचर कहा जाएगा। आजकल तो यही करती है, लेकिन पहले जैसे कभी कभी राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करते हैं तो वो भी लेजिस्लेशन की श्रेणी में आता है। एक और आप अगले साल पढ़ोगे जिसको डेलीगेट लेजिस्लेशन कहा जाता है, प्रत्यायोजित विधायन, वो भी इसकी श्रेणी में आता है। तो इस तरह से कानूनों का विकास होता रहा। किस तरह से? तो लेजिस्लेशन के द्वारा भी हुआ, और जुडिशियल डिसीजन के यानी न्यायिक निर्णय जिसको प्रेसिडेंशियल कहते हैं, ऊपर वाली अदालतों के निर्णयों को जुडिशियल डिसीजंस कहते हैं। जब वो परमानेंट हो जाते हैं तो वो कानून का रूप लेते हैं। इन कॉलोनियल पीरियड, यानी कॉलोनियल उसको कहा गया जब हमारे ऊपर 1600 से लेकर 1950 तक जब अंग्रेजों का राज था, तो उस राज को कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है, पीरियड या कॉलोनियल काल कहा जाता है। तो इस दौरान कानून का कितना विकास हुआ ये भी आपको पढ़ना है। ये लगभग 300-400 साल का पूरा हिस्ट्री जो हम बात करेंगे सारी इसी का है, इसी से उन्होंने पूछा है। पूरा इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है अब यहाँ थोड़ा सा और देखें, चार्टर ऑफ 1833। 1833 में जो एक चार्टर आया था, चार्टर कहते हैं राजपत्र को, राजा के द्वारा जारी किया गया पत्र को राजपत्र कहा जाएगा, और इसको चार्टर का रूप दिया जाता है क्योंकि राजा ने जारी किया, उस पर मोहर वगैरह लगी है, हर चीज को लिखा है। यहाँ आपसे कई बार ये पूछा था चार्टर ऑफ 1833 की विशेषताएं बताइए, और कभी कभी इसका नाम, ये मैंने लिखा है, आपके सिलेबस में नहीं लिखा, कभी कभी कहते डिस्क्राइब द सेंट हेलेना एक्ट। अब ये लिख दिया तो आप कैसे समझोगे कि इसका एक ही नाम है? ये एक ही चार्टर के द्वारा दो चीजें उन्होंने बताई थी। एक तो ये चार्टर ऑफ एक्ट 1833 भारत के लिए दिया था। तो भारत में जो कलकत्ता का तब जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता था, या बंगाल कहा है, उसको बंगाल कहते हैं, बंगाल, उसको GG2 इंडिया कर दिया गया था। ये पूरे भारत के लिए इसको बना दिया गया था। और विलियम बेंटिक जो था वो पहला गवर्नर जनरल इंडिया बना था। और इसके साथ उन्होंने इसके साथ ये जोड़ दिया था कि इसमें एक लॉ मेंबर भी जोड़ा गया था। लॉ मेंबर को तब लॉ एम्ब्रेसर कहा गया था, लॉ मेंबर। और लॉर्ड मैकॉले जिनको लोग अक्सर सारा दिन गालियां निकालते रहते हैं, उनको इसका सदस्य बनाया गया था 1833 में। तो ये सेंट हेलेना असल में क्या है कि एक अटलांटिक सागर में एक द्वीप था, छोटा सा द्वीप जो खाली पड़ा था। यहाँ कभी नेपोलियन बोनापार्ट को यहाँ बंदी बनाकर रखा गया था, और ये द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी ने, जो इंग्लैंड के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार खत्म कर दिए। तो जब उसके अधिकार इंडिया से खत्म किए तो सेंट हेलेना द्वीप से भी खत्म कर लिए, और इसलिए इसका पूरा नाम जो है, दो नाम आप आए तो कोई भी आपसे आए, दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन आपको नाम याद रखना है कि 1833 वाले चार्टर या एक्ट का नाम सेंट हेलेना एक्ट भी है। इसके द्वारा क्या परिवर्तन आए आप डिटेल में आगे बढ़े। फिर है ये लॉ कमीशन। पहला लॉ कमीशन बना था 1834 में। असल में ये लॉ कमीशन कुछ इस तरह के कमीशन होते हैं कि सरकार या संप्रभु कुछ लोगों को इसलिए अधिकार दे दिए जाते हैं कि वो लोग उस पर अपनी राय दें कि हमें क्या कुछ करना है, क्या नई चीजें बनानी है, और उसके मुताबिक कुछ पुराने कानूनों में सुधार किया जाता है, कुछ नए कानून बनाए जाते हैं। तो इसके द्वारा जो पहला लॉ कमीशन अंग्रेजों के वक्त बना था 1834 में बना था, दूसरा जो बना था 1853 में बना था, और जो तीसरा बनाया गया था वो 1861 में बनाया गया था, और जो चौथा बनाया गया था वो 1879 में बनाया गया था। तो हम जितने भी कानून पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं जो हमारे देश में लागू है,
जो अंग्रेजों के वक्त के बने हुए सारे कानून इन अधिनियमों, इन लॉ कमीशन के अनुशंसा, उनकी मेहनत और उनकी सिफारिश पर बनाए गए हैं। यानी ये लॉ कमीशन 1, 2 या 3 विद्वान लोगों की ऐसा ग्रुप होता है जो कानून बनाने, उनमें बदलाव करने या नई चीजें जोड़ने की सलाह देता है, सिफारिश करता है और फिर सरकारें उस पर कानून बनाती हैं। तो स्वतंत्र भारत में बाद में बने। अब जितने भी कानून हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ा और अगले साल पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे, वो सारे कानून इसी दौर के बने हुए हैं, इन्हीं की सिफारिश पर। तो इस तरह से आपका ये होता है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री। अब जो पिछला जो हिस्सा आपका बीत गया वो सारे को लीगल हिस्ट्री की श्रेणी में रख दिया इन्होंने। अब आ गया कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री। तो ये होता है 1909 से, आप माने 1909 1905 तक जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी, लेकिन 1905 में भारत की राजधानी को बदलकर दिल्ली कर दिया गया और यहाँ वायसराय भवन बनना शुरू हुआ, जो शायद 1927 या 22 में बना। और उस वायसराय भवन को आजकल हम राष्ट्रपति हाउस कहते हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रपति रहते हैं। तो देश की राजधानी 1905 में कलकत्ता से बदलकर दिल्ली आ गई थी। अब ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने संविधान निर्माण में हिस्सा लिया या उसके बाद देश पर राज करने में हिस्सा लिया, वो सारे इस दौर में यंग थे, जवान थे, पढ़े लिखे थे, स्वतंत्र आंदोलनों में हिस्सा ले रहे थे। तो यहाँ का जितना भी हिस्सा इसके आगे का पढ़ेंगे, इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे संविधान में शामिल हैं। इसलिए इसको इन्होंने कह दिया है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ से जो चीजें हैं ये डायरेक्ट इनका संविधान निर्माण पर असर हुआ है और ये संविधान के हिस्से के रूप में भी इनमें कई चीजें शामिल हैं। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये मॉर्ले जो मिस्टर थे, ये थे इंग्लैंड में भारत के सेक्रेटरी विदेश सचिव, ये इंग्लैंड में रहते थे। और मिस्टर मिंटो जो भारत के वायसराय थे, क्योंकि तब तक 1857 के बाद भारत में जो गवर्नर जनरल की पोस्ट को वायसराय की पोस्ट कर दिया गया था जब देश पहली क्रांति फेल हो गई थी। तो मार्ले और मिंटो दो नाम है। मार्ले विदेश सचिव को कहते हैं, मिंटो भारत के वायसराय हैं। इन्होंने सुधार लाए, कुछ करने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए, फिर आंदोलन हुए। फिर अगले जो बने 1919 में, ये भी दो थे। मोंटेग्यू विदेश सेक्रेटरी थे जो इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड से काम करते थे। और चैम्सफोर्ड जो भारत में थे, भारत के वायसराय थे। इन्होंने भी कुछ एक किया, इन्होंने ये डुअल सिस्टम शुरू किया, बहुत कुछ किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी लाए, तो तब भी बात नहीं बनी। तो ये दो चीजें हैं इसमें शामिल हुई। फिर भी इसके फेलियर हुए, लोगों ने इसका विरोध किया। तो इसका विरोध किया तो 1922 का जो खिलाफत आंदोलन भी चला था। 1921 में चौरा चौरी कांड भी हुए। 1919 में यहाँ जलियांवाला बाग भी कांड भी हुआ था इसी दौरान। फिर साइमन कमीशन जो भारत आया था 1927 में आया था, जिसमें लाला हरदयाल की डेथ हुई थी और भगत सिंह वगैरह ने सैंडर्स पर बाद में गोलियां चलाकर उसको मार दिया। इसी दौरान इनको फांसी भी हुई, ये चीजें हुई। फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट बनी थी, जिसको 1928 की रिपोर्ट कहा गया। इस 1928 की रिपोर्ट के ज्यादातर हिस्सों को बाद में इस एक्ट में शामिल किया गया 1935 वाले में, और 1935 वाले ज्यादातर हिस्सों को फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल किया गया। यानी ये चीजें इस तरह से इससे रिलेट करती हैं, ये जो लिखते गए, पढ़ते सुनते और सब इसको बाद में आया, इसीलिए इसको ये कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पूना पैक्ट या कम्युनल अवार्ड है, इसको सांप्रदायिक इनाम भी कहा जाता है। ये इस तरह से कहा गया, गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ साइमन कमीशन के बाद, जिसमें पिछड़े वर्ग को, अति पिछड़े वर्ग को राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात की गई थी, इसलिए इसको सांप्रदायिक के नाम से जाना जाता है। सिविल डिसओबेंसेस 1942, सिविल डिसओबीडियंस असहयोग आंदोलन 1942 में चला था, जिसमें कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, या असहयोग आंदोलन था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 आया, इसके मुख्य पढ़ में है और इसके क्या डिपेंड थे, अपोजिशन थे और क्या इसके डिफेक्ट थे, ये चीजें आपको पढ़नी है। तो इस तरह से हमने ये कोशिश की कि
सिंपल सिंपल सी चीजें आपको मैं इसका ओवर ऑल एक बताने की कोशिश की है। ये शब्द हैं, आपको नए भी लगे, लेकिन यदि आप इसको 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ेंगे तो फिर ये चीजें आपको फैमिलियर सी लगेंगी, और फैमिलियर लगते लगते आपको ये इसमें मजा आने लगेगा। लेकिन ये जब तब होगा संभव जब आप अपने मन से, आप अपने दिल से और टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए इसको गूगल से, मैप से और ग्लोब और चीजों को 3D से देखने की कोशिश करें। आप ये फीचर्स देखें, ये बिल्डिंग्स देखें, उस काल की देखें, तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब कुछ हमारे कहीं आसपास का है। और जब इस तरह से चीजों को आप महसूस करेंगे तो आपको ये चीजें फिर बड़ी प्यारी सी लगेंगी। तो ठीक है, ओके, मिलते हैं। गुड लक, थैंक यू।